आज हम हेराल्ड जे लास्की का अध्ययन करेंगे। लास्की जो कहते थे कि यदि राज्य को असीमित सत्ता प्रदान कर दी जाए तो हीगल के एकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार इसके एकतंत्रीय अथवा एकलवादी अधिकार में अत्यंत वृद्धि हो जाएगी, किंतु हम इस अवस्था की सदैव से अवहेलना करते आए हैं, अतः इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हेराल्ड जे लास्की की गणना 20वीं शताब्दी के महान राजनीतिक चिंतकों और सिद्धांतकारों में की जाती है। वह न केवल राजनीतिक चिंतक, शिक्षक और मजदूर दल के नेता ही थे, अपितु प्रभावशाली सार्वजनिक वक्ता तथा विश्व के प्रमुख राजनीतिज्ञों का विश्वस्त परामर्शदाता भी थे। उन्हें बहुत सारे लोग बहुलवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता मानते हैं, तो कई विचारक उसे स्वतंत्रता के महानतम पुजारी के रूप में भी देखते हैं। उनका पूरा नाम हेराल्ड जोसेफ लास्की था, जिनका जन्म 30 जून 1893 को एक यहूदी परिवार में हुआ था। हेराल्ड जे लास्की की जो रचनाएं हैं उनमें हम देखते हैं कि वो एक लोकप्रिय शिक्षक होने के साथ साथ महान लेखक विचारक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें स्टडीज़ इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी 1917 में, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1918 में, कार्ल मार्क्स 1922 में, फाउंडेशंस ऑफ सॉवरेनिटी 1927 में, कम्युनिज्म 1927 में, और इस प्रकार अनेक उनकी बुक्स हैं। द राइट्स ऑफ मैन 1940, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड 1938, मार्क्स एंड टुडे 1943, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी 1940 आदि। लास्की के जो राजनीतिक चिंतन का विकास है उसमें हम देखते हैं कि कैटलिन ने लास्की के राजनीतिक चिंतन के विकास को विभाजित किया है: बहुलवादी चिंतन, व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी चिंतन। 1914 से 24 तक के काल को लास्की के विचारों में बहुलवाद से प्रभावित चिंतन का चरण मानते हैं, और 1925 से 1930 तक की कालावधि को वे लास्की के चिंतन में व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रधानता का काल मानते हैं। आगे वो 32 से 50 तक की अवधि को उनके विचारों का मार्क्सवादी चिंतन की प्रधानता वाला युग मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं लास्की के राजनीतिक दर्शन का जो विकास है, क्रमबद्ध अध्ययन करना तो इतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न विचार इसके लिए व्यक्त किए गए हैं। लास्की का जो राजनीतिक दर्शन है वो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनके विचारों में सिद्धांत और व्यवहार का सुंदर समन्वय है। उन्होंने राजनीति शास्त्र के सैद्धांतिक पक्षों पर विचार करते हुए व्यवहारिक समस्याओं के समाधान भी खोजने का प्रयत्न किया है। उनके विचार स्थिर और गतिहीन नहीं है, बल्कि जीवन और प्राणवान रहे, और यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में परिस्थितियों के अनुरूप जो भी परिवर्तन आए उनके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने परिवर्तन किया। उनके राज्य संबंधी विचार इस प्रकार है: किसी भी समाज व्यवस्था में राज्य सर्वोच्च बल प्रयोग करने वाली शक्ति है। आधुनिक राज्य शक्ति का प्रयोग उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए करता है जिन लोगों के हाथों में उत्पादन के साधन रहते हैं। दूसरे शब्दों में लास्की के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है। लास्की के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सामाजिकता के उसे राज्य में रहने के लिए बाध्य करती है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं उसके व्यक्तित्व के विकास की भौतिक एवं नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य के हाथों में संप्रभुता की सर्वोच्च शक्ति है, जिससे कि वह समाज के व्यक्तियों एवं समुदाय पर नियंत्रण स्थापित करता है। राज्य की परिभाषा करते हुए लास्की लिखते हैं: निश्चित भूप्रदेश में सीमित शासक और शासितों के बीच बटा हुआ समाज ही राज्य है, जो अपने सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का संचालन संप्रभुता की शक्ति के आधार पर करता है। लास्की के अनुसार राज्य के जो कार्य हैं वो निम्न है। राज्य के कार्यों के संबंध में उसकी विचारधारा मूलतः उदारवादी है। वह प्रजातांत्रिक राज्य में विश्वास रखते हैं और सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थक हैं। भाषण और विचारों की स्वतंत्रता पर भी बल देते हैं। वह राज्य को अच्छा या बुरा उसके कार्यों के आधार पर मानते हैं। उनके अनुसार राज्य मनुष्यों का भला करने वाली संस्था है। वह राज्य को सामान्य कार्य सौंपने के पक्ष में है। राज्य समाज के सारे कार्यों को करने की शक्ति नहीं रखता है, केवल समाज की सामान्य अवस्थाओं को संचालित करने का काम राज्य का है। दूसरे शब्दों में उनके अनुसार राज्य का संबंध व्यक्तिगत हितों से नहीं, बल्कि सामाजिक हितों से है। सामाजिक हित के लिए औद्योगिक शक्ति पर नियंत्रण लगाना राज्य का एक जरूरी काम है। उसके अनुसार राज्य को अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक शक्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा औद्योगिक शक्ति अपने मालिकों के लिए हितों की रक्षा के लिए राज्य को अपने नियंत्रण में कर लेगी। लास्की के अनुसार राज्य की आज्ञा पालन की समस्या। राजनीतिक चिंतन की बुनियादी समस्या है कि नागरिकों को राज्य के आदेशों का पालन क्यों और किस सीमा तक करना चाहिए। लास्की ने समस्या पर गंभीर विचार किया है। वह व्यक्तियों पर राज्य की सर्वोच्च प्रभुसत्ता के सिद्धांत में आस्था नहीं रखता, अतः उसके मतानुसार राज्य को अपने नागरिकों से पूर्ण राजभक्ति और निष्ठा पाने का अधिकार नहीं है।
लास्की के अनुसार समाज में राज्य के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के समुदाय, इसकी इच्छाएं अलग अलग प्रकार की हैं। इनमें राज्य की इच्छा अथवा कानून को सर्वोपरि मानने का कोई विशेष कारण नहीं है। लास्की न्यूमैन के सूत्र से प्रभावित था कि मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिसे वह नैतिक दृष्टि से ठीक समझता है। लास्की के संप्रभुता संबंधी विचार, बहुलवादी अवधारणा। लास्की ने अपनी कृतियों ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के मूल तत्व, द फाउंडेशंस ऑफ सॉवरेनिटी, पुरुषसत्ता के आधार पर, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट के अंतर्गत प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उनके बहुलवादी विचारों का सार इस प्रकार है। भेद प्रभुसत्ता या ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना। लास्की ने ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता के सिद्धांत की तर्कसंगत आलोचना कई आधारों पर की, जिनमें मुख्य है ऐतिहासिक, कानूनी तथा राजनीतिक आधार। प्रभुता की अवधारणा की कानूनी आलोचना लास्की ने तर्कसंगत ढंग से की। ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए उन्होंने सुदृढ़ मत कायम किया कि प्रभुसत्ता का आरंभ विशेष परिस्थितियों के कारण हुआ, जिसके बारे में वे कहते हैं कि प्रादेशिक तथा प्रभुता संपन्न राज्य की अवधारणा 16वीं शताब्दी की धार्मिक संघर्ष की उपज है। राजनीतिक आधार पर ऑस्टिन के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए लास्की व्यावहारिकता पर बल देते हैं। हम जानते हैं कि राज्य का मूर्त भावना है जिसकी इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार के द्वारा व्यक्त होती है। सरकार की संस्थापना प्राय जनमत की सहमति के आधार पर होती है, अर्थात जनता की इच्छा पर ही सरकार का अस्तित्व निर्भर है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसे पूर्ण निरंकुश कहा जा सके। प्रभुसत्ता को सीमित होना चाहिए और गैर अनुत्तरदायी या गैर जिम्मेदार बन जाने का हक नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की के संप्रभुता संबंधी विचार, लास्की के अधिकार संबंधी विचार भी है। लास्की ने सीमित सत्ता का समर्थन किया है, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, उद्योगों में स्वशासन की स्थापना की भी बात करते हैं। साथ में समाज का संघात्मक स्वरूप, इसलिए राजसत्ता भी संघात्मक होना चाहिए, ऐसा भी लास्की का मानना है। कानून को केवल राज्य का आदेश कहना अशिष्ट है, कानून तो एक आदेश मात्र है, ऐसा ऑस्टिन कहते हैं, लेकिन लास्की इस धारणा को स्वीकार नहीं करते। अपने जीवन की पूर्वार्ध में लास्की बहुलवादी विचारों के कट्टर समर्थक थे, परंतु धीरे धीरे उनके विचारों में भी परिवर्तन आने लगा और उन्होंने महसूस किया कि समाज में जो अनेक वर्ग और समुदाय हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखने का इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है कि राज्य को असीम प्रभुसत्ता प्रदान की जाए। लास्की के जो अधिकार संबंधी विचार हैं, अधिकारों के उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को एक नवीन मोड़ देने का उन्होंने प्रयत्न किया है। अधिकारों की अपनी व्याख्या में लास्की मोटे रूप से उदारवादी दृष्टिकोण को ही अपनाते हैं, किंतु उनके विचार समाजवादी विचारधारा से भी कुछ हद तक प्रभावित हैं। लास्की एक उदारवादी विचारक थे, मगर उनकी रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। लास्की ने अपनी पुस्तक एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में विस्तार से अधिकारों की आवश्यकता प्रतिपादित की और किसी भी राज्य का स्वरूप का पता इस बात से चलता है कि वह किन किन अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही में लास्की के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को भी हम देख सकते हैं। लास्की स्वतंत्रता के समर्थकों में विशेष स्थान रखते हैं और स्वतंत्रता की अवधारणा अधिकारों की परिकल्पना से भी जुड़ी हुई मानते हैं। जहां लास्की ने विशिष्ट अधिकार, काम पाने का अधिकार, परिश्रम का समुचित वेतन पाने का अधिकार, काम के उचित घंटे निश्चित करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का अधिकार, इनको आवश्यक माना है। संपत्ति का सीमित अधिकार, भाषण, सभा, सम्मेलन, समुदाय के निर्माण का अधिकार, न्यायिक सुरक्षाओं का अधिकार। वहीं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए 3 रूप बतलाता है और कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिप्राय मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के संबंध रखने वाले कार्यों से हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य राज्य के क्रियाकलापों में व्यक्ति की सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता देने में है और आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य औद्योगिक मामलों में लोकतंत्रवाद। लास्की के अनुसार उद्योग धंधों का संचालन श्रमिकों या उनके प्रतिनिधियों की इच्छानुसार किया जाना चाहिए। लास्की के समानता संबंधी विचार। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यदि स्वतंत्रता को सार्थक होना है तो उसका वितरण समाज में समानता के आधार पर होना आवश्यक है। असमानता से स्वतंत्रता विकृत होकर थोड़े से लोगों के विशेष अधिकारों का रूप धारण कर लेती है। लास्की के शब्दों में समानता का आशय है कि जहाँ तक संभव हो विषमताओं को कम किया जाए। इस प्रकार लास्की की समानता का सिद्धांत समान अवसर और व्यक्तिगत योग्यता का सम्मिश्रण है। लास्की का संपत्ति संबंधी विचार। लास्की पूंजीवादी व्यवस्था का आलोचक और मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित विचारक है। वह सामाजिक न्याय और बंधुता पर आधारित नए समाज का निर्माण चाहता है। उसने जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता के उदारीवादी सिद्धांत का खंडन किया है, वहाँ साम्यवादी उग्रता और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की आलोचना भी की है। वास्तव में उसने एक माध्यम मार्ग का अनुसरण कर राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को खोज निकालने का प्रयास किया है। उसमें संपत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन में हम संपत्ति संबंधी उदारवादी विचारों
जो है उसमें आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का वो विरोध करता है। निजी संपत्ति का भी वो विरोधी होने के बावजूद मार्क्सवादियों की भांति निजी संपत्ति का सर्वथा उन्मूलन नहीं करना चाहता। संपत्ति के पैतृक सिद्धांत की भी आलोचना करता है और अनर्जित संपत्ति का भी वो विरोधी है। पैतृक संपत्ति की भांति अनर्जित संपत्ति को भी मनुष्य को आलसी और उद्देश्य बना देती है, ऐसा मानता है। लास्की विचार मार्क्सवादी है या नहीं, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। अपने जीवन के पूर्वार्ध में बहुलवादी विचारों द्वारा लास्की राज्य की सत्ता को सीमित करने के पक्ष में थे, किंतु सन 1931 के बाद मार्क्स प्रभाव ने उन्हें समझाया कि वर्तमान समाज का ढांचा पूंजीवादी व्यवस्था पर निर्मित है। समाज के समस्त आर्थिक और राजनीतिक साधनों का उपयोग छोटे से वर्ग के हित में हो रहा है, अतः वर्तमान सामाजिक ढांचे को बदलना आवश्यक है, परंतु बिना बाध्यकारी शक्ति के सामाजिक ढांचे को आसानी से नहीं बदला जा सकता है। इसलिए कार्य राजनीतिक शक्ति के द्वारा किया जा सकता है और राजनीतिक शक्ति दो प्रकार से सामाजिक ढांचे को बदल सकती है, एक तो लोकतांत्रिक तरीके से और दूसरा क्रांतिकारी तरीके से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की का दर्शन फेबियनवाद और मार्क्सवाद के बीच झूलता है। जीवन भर सिद्धांत में वे मार्क्सवादी रहे पर व्यवहार में फेबियनवादी थे। लास्की के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन यदि हम करें तो हम देखते हैं कि उनके विचारों में प्लेटो, मिल, मैकियावेली, होब्स जैसी मौलिकता नहीं पाई जाती, बल्कि उनके विचार बहुलवादी और भक्तिवादियों से उधार ली गई सामग्री के आधार पर निर्मित है। अस्थिर प्रकृति का चिंतन कभी कभी हमें दिखाई पड़ता है, जो कि निरंतर बदलता रहता है। सिद्धांत निर्माण की अपेक्षा प्रचारात्मक चिंतन दिखता है कि सृजनात्मक सिद्धांतों का निर्माण करने वाला है। विचारों में अंतर्विरोध भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक तरफ तो वो मार्क्सवादी प्रभाव के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक है और दूसरी ओर मार्क्सवादी प्रभाव के कारण समानता का उपासक है, बहुलवाद के प्रभाव के कारण स्वतंत्रता का समर्थक है। तो ये हमें विचार में अंतर्विरोध दिखता है। लास्की का सिद्धांत अराजकता और व्यवस्था का समर्थक भी है, क्योंकि कानून और संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी विचारधारा का समर्थन किया है। उनके बहुलवाद का अंतत्व परिणाम अराजकता की स्थिति में नम्रता देने से कम नहीं है। लास्की के विचारों में अनेक कमियाँ हैं, किंतु इसे राजनीतिक दर्शन के इतिहास में उसका महत्व कम नहीं हो जाता है। धन्यवाद।